Welcome to Exam Shastra. Today we'll discuss about the current affairs of 2nd of October. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. The first topic is about China's geopolitical initiatives in Nepal. तो हाल ही में चाइना और नेपाल के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया है. जो बेसिकली जो न्यूज़ है इट इज़ अबाउट प्रचानंदा इन चाइना सेज नेपाल इज रेडी टू टेक BRI प्रोजेक्ट फर्दर. जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको नेपाल जो है वो आगे ले जाने के लिए वो लोग रेडी है, ये कहना है नेपाल की तरफ से. ठीक है, जो पेपर में था, न्यूज़ पेपर में था, इंडियन एक्सप्रेस से मैंने ये आर्टिकल लिया है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है. देखिए न्यूज़ जो है यहाँ पे यही दिया गया कि रिसेंटली चाइना एंड नेपाल ने ऑलमोस्ट 12 एग्रीमेंट साइन किया है to enhance the bilateral cooperation in sectors including trade, road connectivity and information technology. ठीक है, एक्सेट्रा. तो ट्रेड हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में उसको हर एक सेक्टर में ठीक है फोकस करने के लिए एक बायलैटरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है. बेसिकली 12 एग्रीमेंट साइन हुआ है उन दोनों कंट्री के बीच में बायलैटरल कोऑपरेशन मतलब दोनों तरह विद इन बोथ द कंट्रीज দুইখন দেশৰ মাজত যি সম্পৰ্ক ঠিক আছে সেই সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে এই বেসিক্যালি ট্ৰেড रोड कनेक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दरे विभिन्न सेक्टर रिलेटेड তেওঁলোকে টোটাল 12খন एग्रीमेंट साइन কৰিছে. ठीक है, बेसिकली जो अगर मान लीजिए हम लोग को बोलना है कि क्या क्या वो सेक्टर्स है, ठीक है, कौन कौन सी एग्रीमेंट साइन किया है, किस किस टॉपिक के ऊपर एग्जैक्टली वो एग्रीमेंट साइन किया गया है. तो बेसिकली जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है तो किससे रिलेटेड है. पहला जो है इट इज़ अबाउट डिजिटल इकोनॉमी कॉरपोरेशन. ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी. दूसरा है कॉरपोरेशन. ठीक है, तीसरा जो है कोऑपरेशन ऑन ग्रीन एंड लो कार्बन डेवलपमेंट. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और है जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज. ठीक है, कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक एंड फिशरीज. ठीक है, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. हर एक मामले में इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ठीक है, चाइना और नेपाल के बीच में ये MOU साइन हुए हैं. करीबन 12 एग्रीमेंट्स है, ये याद रखिए. 2-3 जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है ठीक है जहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ाने की बात किया गया है लाइक डिजिटल इकोनॉमी सिस्टम. ठीक है, ग्रीन एंड लो कार्बन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड लाइवस्टॉक तीनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक एंड फिशरीज. उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इनोवेशन. ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत याद रखिए ताकि कभी अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग एटलीस्ट मेंशन इसको कर पाएंगे. ठीक है, सेकेंड जो है ये जो चाइना एंड नेपाल का रिलेशनशिप है. ठीक है, हाउ हैव बीन चाइना नेपाल रिलेशनशिप सो फार, कैसा है इन दोनों देश का. ठीक है, रिलेशनशिप दोनों मुल्क में रिलेशनशिप कैसा है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं. ठीक है, जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप के बारे में अगर बोला जाए चाइना जो है चाइना इंटरवेन एग्रेसिवली इन नेपाल्स पॉलिटिक्स एंड प्लेड ए रोल इन ब्रिंगिंग 2 कम्युनिस्ट पार्टीज. ठीक है, माओइस्ट सेंटर एंड यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट टुगेदर. चाइना चाहता है कि दोनों जो कम्युनिस्ट पार्टी है दोनों आगे आए. ठीक है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना हमेशा चाहते हैं कि नेपाल की जो पॉलिटिक्स है इंटरनल पॉलिटिक्स को वो लोग कंट्रोल करें. ऐसा जो स्टैंड लास्ट और पिछले कई सालों में जो लिया गया है चाइना की तरफ से वो देखने को मिलता है. ठीक है, चाइना है हिस्टोरिकल टाइज विद द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन नेपाल. जो नेपाल में एक टाइम पे जो कम्युनिस्ट मूवमेंट चला था ठीक है वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ चाइना एसोसिएटेड था. ठीक है, इट हैज हिस्टोरिकल टाइज विद द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन नेपाल, पर्टिकुलरली विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल. बेसिकली कौन सा नेपाल के कौन से पार्टी है जिसके साथ चाइना के गवर्नमेंट का बहुत रिश्ता जो है वो अच्छा है. इट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, बेसिकली माओइस्ट सेंटर. ठीक है, जो ये माओइस्ट सेंटर है इसके बारे में ही बोला गया है. विच वॉज इन्वॉल्व इन ए डिकेड लॉन्ग आर्म्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट द नेपाली स्टेट. बेसिकली इट इज़ एन इंसर्जन ग्रुप. ये आप लोगों को पता होगा कि कोई भी नेपाल का हो चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कोई भी इंसर्जन ग्रुप जो है इन लोगों को बहुत टाइम न्यूज़ आता है कि इन लोगों को फंडिंग कहाँ से मिलता है, चाइना की तरफ से मिलता है ताकि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो या फिर आपका नेपाल में क्यों ना हो वहाँ पे चले रहे और जो गवर्नमेंट है उसको उनके जो भी डे टू डे वर्क है उसमें
लाइक प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम वो भी कर पाए। इसीलिए हमेशा चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देते हैं जो भी लाइक इंसर्जेंट ग्रुप्स है, ठीक है, चाहे वो नेपाल का हो या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्यों ना हो। During this period, Mao's movement received ideological, logistical and even military support from China. ये जब नेपाल में प्रॉब्लम चल रहा था, ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम में बोला जाता है कि चाइना के द्वारा आइडियोलॉजिकल सपोर्ट तो मिलता ही था, साथ साथ में लॉजिस्टिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट भी एक टाइम पे मिलता था। ठीक है, ये हिस्ट्री है अबाउट जियोपॉलिटिकल रिलेशन अमंग बोथ द कंट्रीज। दूसरा जो पॉइंट है, इट इज अबाउट इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में अगर बोला जाए, इट हैज इंटेंसिफाइड, ये हाल ही में बढ़ा है, फोकसिंग ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, चाहे वो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या फिर इन्वेस्टमेंट में क्यों ना हो, ये हाल ही में इंटेंसिफाई हुआ है। बेसिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो अभी भी चल रहा है, लाइक क्रॉस हिमालयन रेलवेज, ठीक है, जो क्रॉस हिमालयन लाइक यहाँ से वहाँ तक जो रेलवे प्रोजेक्ट है, पोर्ट्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू नेपाल्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे नेपाल का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है या फिर होगा। नेपाल हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको बोला जाता है BRI इनिशिएटिव। ये इसमें भी नेपाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। ये अगर मान लीजिए BRI इनिशिएटिव में नेपाल को भी शामिल किया जाए, नेपाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अगर दिखाता है तो नेपाल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा सही होगा, साथ साथ में ट्रेड का सुविधा भी चाइना के साथ इन लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो नेपाल के लिए चाइना के साथ रिलेशन रखना, एक्सपर्ट्स के कहना यही है, वो फायदेमंद है। जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसे कहते हैं, ऑल्दो इट ऑल्सो वेरीज, ठीक है, फ्रॉम एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट। ठीक है, नाउ देखते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑफ चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन नेपाल फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या क्या कॉन्सर्न बन सकता है, क्योंकि हाल ही में ये देखा गया है कि नेपाल और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप क्या हुआ है, इंटेंसिफाई हुआ है। ठीक है, ये इंटेंसिफाई हुआ है। ओके, नाउ ये एक बड़ा कॉन्सर्न है, बेसिकली सिक्योरिटी कॉन्सर्न एक है, क्योंकि चाइना's enhanced influence in Nepal could potentially lead to strategic encirclement for India and this raises security concern। अगर नेपाल का इन्फ्लुएंस, नेपाल में चाइना का इन्फ्लुएंस रहेगा, ये जो इंडिया को घेरने वाला जो पॉलिसी इन लोग लेके आए हैं, जिसको बोला जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसमें भी सहायता इन लोगों को हो सकता है। अगर मान लीजिए नेपाल में बहुत अच्छी तरीके से इन चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, ठीक है, तब हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है, क्योंकि हमेशा नेपाल जो कंट्री है वो एक बफर स्टेट के हिसाब से, ठीक है, एक बफर स्टेट भी इसको कंसीडर किया जाता है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ठीक है, तो नेपाल में, ठीक है, इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाएंगे तो चाइना का इन्फ्लुएंस अगर इस बॉर्डर तक आ जाएगा तो इंडिया को अटैक करने के लिए या फिर इंडिया को थ्रेटन करने के लिए चाइना को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगा। सेकेंड जो है एक्सेस टू रिसोर्सेज। China's infrastructure project and economic engagement in Nepal may compete with Indian investment and economic interests, affecting India's access to resources and markets in the region। देखिए, अगर चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हो सकता है, रिसोर्सेस एक्सेस करने में इंडिया को प्रॉब्लम हो सकता है। रिसोर्सेस माने तो इंडिया को कोई भी, ठीक है, मान लीजिए कि चाइना से, मान लीजिए नेपाल से हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा अगर हो गया कि नेपाल से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे, तो इन केस ऑफ दिस अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो हम लोग को उसका सुविधा नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकंड जो है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए नेपाल का जो मार्केट है उसमें भी हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो रिसोर्सेस के मामले से, ठीक है, मार्केट के मामले से, ठीक है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तीसरा जो है क्या कॉन्सर्न है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। Nepal's participation in the China's Belt and Road Initiative can result in a significant increase of China-backed infrastructure projects and connectivity। अगर यहाँ पे ये लोग शामिल हो जाते हैं, ठीक है, तो चाइना क्या करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन वगैरह जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, रोड, रेलवेज वगैरह, ये चाइनीज के द्वारा बनाए जाएंगे, which will increase Nepal's dependence on China।
ये बाद में जाके पाकिस्तान जैसा हाल नेपाल का हो सकता है कि कुछ भी पॉलिसी लेने से पहले चाइना को या फिर चाइनीज गवर्नमेंट का परमिशन लेना भी पड़ सकता है। ठीक है, सो नेपाल्स डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर ट्रेड एंड कॉन्सिक्वेंटली हार्म द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये भी इंडिया का इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है। ठीक है, ये जो है ये मैंने बोला ही है। नाउ it become like ये जो इनिशिएटिव है, it might make it more challenging for India to coordinate regional responses and initiative effectively। कोई भी हम लोग रीजनल रेस्पॉन्सेस, ठीक है, मान लीजिए कि सर्क का जो प्लेटफॉर्म है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया था सर्क सैटेलाइट का, जो बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज के लिए था। ऐसा अगर कुछ लाइक डिसीजन रीजनल लेवल पे अगर किया जाएगा तो हमारे लिए रीजनल रेस्पॉन्सेस मिलना भी नेपाल के तरफ से बहुत प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, क्योंकि ओवर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि नेपाल जो है वो बिना चाइना को पूछे कुछ भी डिसीजन नहीं भी ले सकता है, अगर मान लीजिए नेपाल कभी भी डेट ट्रैप में आता है। तो सिक्योरिटी कंसर्न है, एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड मार्केट के लिए भी हमारे रिगार्डिंग कंसर्न है। एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अगर चाइना के साथ नेपाल पार्टिसिपेट करेंगे, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होगा वो चाइना बना के देंगे, उससे नेपाल ज़्यादा लाइक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, उससे इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो खराब हो सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेपाल फॉर इंडिया, हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है? हमारे लिए यही है, पहला जो मैंने बोला था कि नेपाल जो है एक बफर स्टेट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, और नेपाल जो है वो करीबन 5 इंडियन स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है, लाइक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार। हेंस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज। तो हमारे लिए नेपाल लाइक ये जो है जो बॉर्डर एरिया है, इट बिकम it become an important point of cultural and economic exchange। दूसरा जो है डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया हैज बीन असिस्टिंग नेपाल आर्मी, ठीक है, जो NA है, इन इट्स मॉडर्नाइजेशन बाय सप्लाइंग इक्विपमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। इंडिया नेपाल आर्मी को ट्रेनिंग भी दे रहा है, साथ में सप्लाई जो भी इक्विपमेंट्स है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स वो भी सप्लाई कर रहे हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेपालीज आर्मी। ठीक है, ये जो है नेपाल के साथ ही नहीं, भूटान के आर्मी को भी इंडिया ट्रेन कर रहा है। साथ साथ में इंडो नेपाल बैटालियन लेवल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। इट इज कंडक्टेड ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, एंड currently about 32,000 गोरखा सोल्जर्स फ्रॉम नेपाल आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी। ये सबसे बड़ी बात है, करीबन 32,000 लोग, ठीक है, जो गोरखा सोल्जर्स है, इन लोग इंडियन आर्मी में अभी सर्व कर रहा है। तो हमारे लिए इसलिए भी नेपाल क्या बन जाता है, सिग्निफिकेंट बन जाता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही, साथ साथ में डिफेंस कोऑपरेशन में भी इंडिया और नेपाल के बीच में अलग अलग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होता रहता है, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ठीक है, टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन नेपाल। ठीक है, तो ये सब है जो हमारे लिए ध्यान रखने लायक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेपाल क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड नेपाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बहुत हद तक है। India is the largest trading partner of Nepal and Nepal is also India's 11th largest export destination। मतलब इंडिया से कई सारे कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट होते हैं, तो सबसे जो लाइक टॉप 15 जो लिस्ट है उनमें से 11 नंबर पर 11 नंबर पर कौन है, नेपाल है, जो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इट इज़ द 11th largest export destination for India। Indian firms are amongst the largest investors in Nepal, accounting for more than 30% of the total approved foreign direct investment। जो 30% टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नेपाल में कहाँ से आता है, इंडिया से ही जाता है। साथ साथ में इंडिया और नेपाल के बारे में अगर बात किया जाए तो देयर वाज ए एग्रीमेंट कॉल्ड पीस एंड फ्रेंडशिप एग्रीमेंट ऑफ 1950। ये भी दोनों देश के बीच में साइन किया गया था। एंड द ट्रीटी टॉक्स अबाउट रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया एंड नेपाली सिटीजन इन द टू कंट्रीज इन रेजिडेंस, प्रॉपर्टी, बिजनेस मूवमेंट।
चाहे वो रेजिडेंस के मामले में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के मामले में हो, चाहे वो बिजनेस के मामले में हो या फिर मूवमेंट के मामले में हो, दोनों ही देशों में दोनों देशों के सिटीजन्स को रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 में कहा गया है। उसके बाद जो आता है पावर सेक्टर कोऑपरेशन। देखिए जून 2020 में इंडिया और नेपाल ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म पावर एग्रीमेंट भी साइन किया, टारगेटिंग द इंपोर्ट ऑफ 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल इन द कमिंग ईयर्स। तो आने वाले कई सालों में हम लोग नेपाल से कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इंपोर्ट करेंगे? 10,000 मेगावाट, जो नेपाल के लिए भी बहुत पैसा नेपाल को मिलेगा इंडिया से, तो नेपाल के लिए भी फायदेमंद होगा और हमारे लिए भी हमारा जो डोमेस्टिक जो नीड है उसको भी हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल साइन बिटवीन नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC एंड नेपाल्स विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुकोट कर्णाली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो फुकोट है, ठीक है, फुकोट कर्णाली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, एंड जो लोअर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए दोनों देश के दो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, एक जो है NHPC ऑफ इंडिया एंड VUC ऑफ नेपाल, विद्युत उत्पादन कंपनी ऑफ नेपाल, दोनों के बीच में क्या हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, ठीक है। ओके, सो ये था अबाउट इंडियाज इंटरेस्ट और या फिर चाइना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोगों ने देखा डिफेंस कोऑपरेशन के मामले से, हम लोगों ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भी देखा, जो जहाँ से हम लोगों ने बोला कि 30% ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू नेपाल आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है, एंड इट इज द 11th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, एंड नेपाल इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अभी तक है। तो साथ साथ में इंडिया पीस ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एग्रीमेंट के बारे में भी 1950 वाला हम लोगों ने देखा था, ठीक है। साथ साथ में जो पावर सेक्टर कोऑपरेशन है उसमें भी जो हाल ही में MOU साइन हुए हैं दोनों देश के दो कंपनी के बीच, NHPC एंड विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ऑफ नेपाल के बीच में, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। नाउ व्हाट शुड इंडिया डू टू एनहेंस द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। पहली बात तो यह है कि टू मिटिगेट ऑल द चैलेंजेस इंडिया नीड टू एंगेज प्रोएक्टिवली विद नेपाल। देखिए अभी क्या है कि हम लोग को प्रोएक्टिवली नेपाल के साथ एंगेज होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली डेवलपमेंटल असिस्टेंस भी हम लोग को देना चाहिए, स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज भी बढ़ाना चाहिए, एंड फोस्टर पीपल टू पीपल रिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टू क्रिएट सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है, पीपल टू पीपल टाइज, ये सब इंपॉर्टेंट बन जाता है। Additionally, India must work on multilateral initiatives and regional cooperation to counterbalance the expanding Chinese influence in Nepal and ensure stability and prosperity in the region. नेपाल में स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी बरकरार रखने के लिए इंडिया का इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। साथ साथ में इंडिया को मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि ये क्या कर पाए, इंडिया रीजनल कोऑपरेशन बढ़ा पाए टू काउंटर बैलेंस चाइनीज इन्फ्लुएंस ओवर दिस साउथ एशियन रीजन। डिप्लोमेसी के बारे में अगर बात किया जाए, देखिए डिप्लोमेसी डायलॉग एंड कोलैबोरेशन विल बी क्रूशियल इन मैनेजिंग दिस चैलेंजेस इफेक्टिवली। हर टाइम में एटलीस्ट एक साल में एक बार कुछ डिप्लोमेसी रिलेटेड कुछ डायलॉग भी होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच में रिश्ता अच्छा बन पाए। द सेकेंड टॉपिक इज रिलेटेड टू जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस व्हिच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूज में क्या था, ये जो न्यूज में ऐसा था, द समर ऑफ 2023 हैज विटनेस्ड द सीरीज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड नेचुरल डिजास्टर्स अक्रॉस the United States, including record-breaking temperatures, Canadian wildfires, historic flooding, and a powerful hurricane, where uses of geospatial intelligence can mitigate such crises. बोला गया कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर है तो जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस से कैसे उस प्रॉब्लम को मिटिगेट किया जा सकता है, उस इशूज को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो यही न्यूज में था। नाउ हम लोग अभी समझते हैं कि व्हाट इज जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस।
Now, geospatial technology uses tools like GIS, Geographic Information System, and GPS, Global Positioning System. तो जियोस्पेशियल जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली GIS का यूज करके या फिर GPS का यूज करके या फिर एज ए होल जो रिमोट सेंसिंग जो प्रोसेस है, रिमोट सेंसिंग का यूज करके ये क्या बना सकता है, जियोग्राफिक मैपिंग एंड एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, बेसिकली जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इट यूजेस like tools like GIS, GPS and remote sensing for geographic mapping and analysis. These tools capture spatial information. Spatial माने spatial, SPATIAL, it related to space. ठीक है, मतलब एता जगार इंफॉर्मेशन को था कोआ वैसे और अबाउट वन ऑब्जेक्ट और अबाउट इवेंट्स और फेनोमेना, इससे रिलेटेड ये जो टूल्स है ये क्या कर सकता है, स्पेशल इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकता है अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, एनी इवेंट, एनी फेनोमेना। ठीक है, बेसिकली इंडेक्स टू देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑन अर्थ, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हर एक जगह का एक स्पेशल इंफॉर्मेशन भी ये कैप्चर कर सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड कहाँ से कैसे पता चलता है, क्योंकि हर एक एरिया जो है, ठीक है, हर एक एरिया जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से बाइंड है, इट इज इंडेक्स टू देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑन अर्थ। तो इससे ये लोग क्या कैप्चर कर सकते हैं, स्पेशल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए द लोकेशन डाटा मे बी स्टैटिक और डायनेमिक। ये जो लोकेशन वाला जो डाटा है इट मे बी स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक लोकेशन डाटा इंक्लूड पोजीशन ऑफ रोड। ठीक है, स्टैटिक लोकेशन डाटा, स्टैटिक माने स्टैटिक, ঠিক আছে, এটো ফলনি হ'ব তেনেকৈ নোৱাৰে ইন জেনাৰেল। বেসিক্যালি কোনবোৰ ডাটা হয়, মানি লোৱা ইনক্লুড পজিশন অফ এ রোড, ঠিক আছে, এন আर्थक्वेक ইভেন্ট और malnutrition among children in a particular region, while dynamic location data include data related to moving vehicle, ठीक है, pedestrian or spread of an infectious disease या रिलेटेड हो पारे। ठीक আছে, সো দুই ধৰণৰ ডাটা এওঁলোকে ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰে। ओके, द टेक्नोलॉजी में बी यूज टू क्रिएट इंटेलिजेंट मैप्स। इस टेक्नोलॉजी से क्या बन सकता है, इंटेलिजेंट मैप्स भी बन सकता है, एडवांस लेवल मैपिंग भी हो सकता है, टू हेल्प आइडेंटिफाई स्पेशियल पैटर्न्स इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। बहुत ज़्यादा अगर आपके पास डाटा है किसी से भी रिलेटेड, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे मैप्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, उससे एक स्पेशल पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब एक स्पेशल पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक मैप बना भी सकते हैं। ठीक है, लाइक ये जो टेक्नोलॉजी है इट मे बी यूज्ड टू क्रिएट इंटेलिजेंट मैप्स, ठीक है, टू हेल्प आइडेंटिफाई स्पेशल पैटर्न्स। बेसिकली मैप क्यों बना जाता है, अलग अलग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एरिया स्पेसिफिक स्पेशियल पैटर्न मतलब एरिया स्पेसिफिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके थ्रू मैप भी बनाया जा सकता है, बेसिकली फ्रॉम ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। ये यही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली क्या क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ पे यूज किया गया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को भी मॉनिटर करने के लिए इसका यूज हो सकता है। ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट आफ्टर 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन तुर्की एंड सीरिया February 2023, जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस आइडेंटिफाइड डैमेज एंड हेल्प लोकेट सर्वाइवर्स। ठीक है, ये जियोस्पेशियल डाटा से ही ये आइडेंटिफाई किया गया था कि कहाँ पे कितना डैमेज हुआ है, कौन से लोकेशन पे, एंड जो सर्वाइवर्स है उनको लोकेट करने के लिए भी इसका यूज किया गया था। ठीक है, तीसरा जो है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, प्रिडिक्टिंग क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स। क्लाइमेट रिलेटेड कोई भी इवेंट्स हो, चाहे वो टेम्परेचर रिलेटेड हो, प्रेसिपिटेशन हो, स्नोपैक, पोलर आइस मॉनिटरिंग, हेल्प एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर डिस्टर्बेंसेस। बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, अलग अलग क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स ये भी मॉनिटर हो सकता है। इट इज क्रूशियल इन एड्रेसिंग द इंक्रीजिंग थ्रेट्स पोस्ड बाय क्लाइमेट चेंज इंड्यूस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इसका यूज मिलिट्री एंड सिविलियन एप्लीकेशन पे भी हो सकता है। जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस इन बॉर्डर मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर मैनेजमेंट में जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस का यूज बहुत अच्छे तरीके से होता है। बेसिकली सैटेलाइट इमेजेस प्ले ए वाइटल रोल इन रिपोर्टिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सच एज रशियास ग्राउंड फोर्सेस, ठीक है, मूवमेंट इन द यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट में जो रशियन ग्राउंड फोर्सेस का मूवमेंट था उस पे भी इसका यूज करके, जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उसको निकाला गया था, आइडेंटिफाई करा गया था। या फिर मान लीजिए इंडिया में कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से, उसका भी यूज करके ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में भी यूज कर सकते हैं, सबको मालूम है जीपीएस टेक्नोलॉजी एंड जियो स्पेशियल डाटा एनेबल एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। मान लीजिए मुंबई से कुछ सामान आया है, ठीक है, आसाम तक आया है, तो सामान एग्जैक्टली कहाँ पे है, हम लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं, इसके तहत ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अर्बन प्लानिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली हाई रेजोल्यूशन इमेजरी एज सिटी प्लानर्स इन डिजाइनिंग सेफर एंड मोर एफिशिएंट कम्युनिटीज। तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए, अर्बन मैनेजमेंट के लिए हम लोगों के पास हाई रेजोल्यूशन इमेजरी हर एक प्लेस का मिल सकता है। उससे बढ़िया तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं। फीचर्स लाइक बाईसाइकिल लेन्स एंड ट्रैफिक डायरेक्शंस आर इजीली डिटेक्टेबल। कहाँ पे बाईसाइकिल लेन्स है, कहाँ पे ट्रैफिक डायरेक्शंस है, ठीक है, वो हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। वाई देयर इज ए ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और ग्रोइंग नीड ऑफ जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। क्यों सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा ये जियो स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो क्यों हमको चाहिए जियो स्पेशल इंटेलिजेंस? बेसिकली टू एड्रेस फ्यूचर चैलेंजेस, ठीक है। बेसिकली जो क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस है, क्लाइमेट में जो वेरिएशन आता है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो यहाँ से हम लोग को मिल जाता है। अर्बनाइजेशन जो इंक्रीज हो रहा है अर्बन प्लानिंग में भी यही एक ही बात है। इसके लिए भी मान लीजिए जो कंजेशन का प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए हम लोग लाइक फ्यूचर चैलेंजेस जो है उनमें से एक है अर्बन कंजेशन, उसको भी लाइक डील करने के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए बेसिकली देखिए इंडस्ट्री जो है दैट मींस जियो स्पेशल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 61 बिलियन इन 2020, ঠিক আছে 2020 কিমান ডাঙৰ আছিলে only $61 billion ইন্ডাষ্ট্ৰি আছিলে, ঠিক আছে, টু ওভাৰ 209 বিলিয়ন বাই 2030। এটো গৈ প্ৰায় 10 বছৰ পাছত মানে 2030ত কিমান হৈ যাব, প্ৰায় $209 বিলিয়ন ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা বনিব। সেই কাৰণে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয়নো ই বেলেগ বেলেগ বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন কৰিব। থাৰ্ড ইজ প্ৰিচিজন इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डाटा ड्रिवन। बेसिकली एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो आजकल डाटा ड्रिवन है। जियो स्पेशल इंटेलिजेंस हेल्प फार्मर्स मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट क्रॉप मैनेजमेंट, सॉइल क्वालिटी, इरिगेशन एंड पेस्ट कंट्रोल। तो इससे रिलेटेड भी जियो स्पेशल इंटेलिजेंस से क्या आ सकता है, इंफॉर्मेशन हम लोग कैरी कर सकते हैं, ठीक है। The next topic is about लाल बहादुर शास्त्री जयंती। आप सबको मालूम है आज लाल बहादुर शास्त्री जयंती थे along with गांधी जयंती, ठीक है। तो 2 अक्टूबर is the birth anniversary of लाल बहादुर शास्त्री। He served as the second Prime Minister of India। की पॉइंट्स क्या है, कब जन्म हुआ था उनका, 1904 में जन्म हुआ था मुगल सराय में, ठीक है, स्मॉल रेलवे टाउन 7 miles फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। He participated in the freedom movement since 1930s। बेसिकली CDM के टाइम से वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में वो शामिल थे। He joined Kashi Vidyapith in Varanasi, one of the many national institutions set up in defense of the British rule. Shastri was the bachelor degree awarded to him by the Vidyapith, but has stuck in the minds of the people as part of his name. He was the minister in the Union Cabinet from 1951 to 1956। ঠিক আছে, যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হৈছিল তাৰ পাছত যিখন ইউনিয়ন কেবিনেট আছিলে 1951 চনৰ পৰা 56 চনলৈকে যিখন চৰকাৰ আছিলে তাৰ ইউনিয়ন কেবিনেটৰ তেওঁ কি আছিলে, তেওঁ মেম্বাৰ আছিলে, ঠিক আছে, তেওঁ কি আছিলে, তেওঁ মেম্বাৰ আছিলে। ওকে, when he resigned taking responsibility for the railway accident and later from 1950 to 57 to 64। সি এটা ৰেলৱে এক্সিডেণ্ট হৈছিল তেওঁ যেতিয়া ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ আছিল, এণ্ড তেওঁ যিহেতু তেওঁ একো কৰিব পৰা নাছিলে, তেওঁৰ কালতে এক্সিডেণ্টটো হৈছিলে, তেওঁ একাউণ্টেবল হ'ব লগা হৈছিলে, ঠিক আছে, আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ ৰিজাইন কৰি দিছিল নিজৰ মিনিষ্টাৰ পোষ্টৰ পৰা। তো তেওঁ এনেকুৱা এজন পলিটিচিয়ান আছিলে, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়াৰ সেকেন্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ফ্ৰম 1964 to 66। See, during Shastri's brief prime ministership, the country faced 2 major challenges। उस टाइम कंट्री 2 मेजर चैलेंजेस कंट्री ने फेस किया था, ठीक है। एक जो था, while India was still recovering from the economic implications of the war with China, 1962 वाला war, ठीक है, with China, ठीक है, एंड 1965 वाला जो वार था विथ पाकिस्तान। ये 2 वार उस टाइम में लड़ा गया था। एक से
उठ के इंडिया इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन पे लाइक इंडिया रिकवर कर रहा था, ठीक है। दूसरी तरफ 1965 में पाकिस्तान के साथ भी हमारा लड़ाई हो गया। तीसरा जो प्रॉब्लम था, ठीक है, ड्यू टू फेल्ड मॉनसून, उस टाइम में क्या था, ड्राउट कंडीशन आया था, खरांग बतर होइसिले एंड सीरियस फूड क्राइसिस उस टाइम में हुआ था। एंड उसी टाइम जो यूएसए उस टाइम पे PL 480 के नाम से एक क्या चला रहा था, फूड प्रोग्राम चला रहा था, ठीक है, फ्री फूड ग्रेन, ठीक है। ये उस टाइम में यूएस हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन 65 का वॉर जब हो गया, क्योंकि पाकिस्तान वाज ए एलाई ऑफ यूएसए एट द टाइम, तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, वो प्रोग्राम जो था, ठीक है, जो फूड सिक्योरिटी यहाँ पे फूड सिक्योरिटी दे रहा था, ठीक है, यानी जो स्कैर्सिटी है उसको मिटा रहा था, वो भी बंद करा दिया गया था, ठीक है। द कंट्री फेस्ड द वॉर विद पाकिस्तान इन 1965। उसी टाइम शास्त्री का जो फेमस स्लोगन था, जय जवान जय किसान, इट सिंबलाइज कंट्रीज रिजॉल्व टू फेस both these challenges. Shastri's prime ministership came to an abrupt end on 10 January 1966 when he suddenly expired in Tashkent, then in USSR and currently the capital of Uzbekistan, ठीक है। वहाँ पे उनका मौत हो गया। He was there to discuss and sign an agreement, जिसको बोला जाता है टास्केन एग्रीमेंट, वो साइन करने के लिए गया था with मोहम्मद अयूब खान, the then president of Pakistan, to end the war. He signed an agreement with then Ceylon, now Sri Lanka, on persons of Indian origin there in 1964 and endorsement of the importance of neighborhood, ठीक है। He was the first person to be posthumously awarded the भारत रत्न, वो पहला भारतीय है जिनको पोस्टमसली पहली बार के लिए भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसका आंसर दीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, मतलब जो इंस्टाग्राम का चैनल है उसको भी फॉलो कर लीजिए फॉर स्टडी करंट अफेयर्स, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस भी ऐसे इस तरीके का देखने को मिलेगा जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं हर दिन, जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक्स है, जो भी इशूज़ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एग्जाम शास्त्रो। थैंक यू सो मच।